स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ IITians। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चैप्टर में आती है, तो शुरुआत भी अपन इसी चैप्टर से करेंगे। कौन चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, होप सो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेंगे अपन? स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी करेंगे? चार्ज की। अब देखो, सारा जो चैप्टर है वो चार्ज पे ही बेस है कि चार्ज की ये प्रॉपर्टी कारण ये चीज होती है, इस प्रॉपर्टी कारण ये चीज होती है। सब कुछ चार्ज के चारों तरफ घूमेगा इस चैप्टर में। अब देखो, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या चीज जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या चीज जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये बाद नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर चार्ज मूव कर रहा है सम एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा? जनरेट। ठीक है, ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा? वो जनरेट। तो पूरे बेसिकली सारी कहानी किसकी है? चार्ज। इसलिए शुरू करते हैं अपन चार्ज चैप्टर को विथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के साथ। जो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल सी बात। और ये आप शायद पढ़ के आए हो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। वहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इनमें कोई अपवाद नहीं होता। जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। चार्ज की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इसकी एसआई यूनिट। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम्ब, जिसको अपन सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। थर्ड, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई स्केलर क्वांटिटी? सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बट आप पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिनोट नहीं कर रहे, वो सिर्फ उसकी वैल्यूज, नेचर ऑफ चार्ज डिनोट कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करते हैं। वो है प्लस माइनस ई, यानी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबसे छोटा चार्ज जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो है प्लस माइनस ई। कई किताबों में आपको मिल जाएगा एक जो चार्ज होता है वो जिसको बोलते हैं क्वांग्स, इसकी वैल्यू शायद +2e/3 होती है। इसके बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, थोड़ा बहुत मतलब प्रूफ भी आए हैं, पर जे वगैरह ने कंसीडर नहीं किया है इसको, ना नीट ने कंसीडर किया है, तो ये अपने काम की चीज बिल्कुल नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या सर, अजीब सी प्रॉपर्टी है, अजीब सा नाम है, कोई बिल्कुल टफ प्रॉपर्टी नहीं। मैं आपसे एक चीज, सिंपल चीज पूछता हूं, ये कोई एक एटम है, ये एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि ना इसमें प्रोटॉन है ना इसमें इलेक्ट्रॉन है। नेट चार्ज इस पे जो क्या है, 0। अगर मान लो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इस पर नेट चार्ज क्या है, 0। मैंने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। क्या निकाल ली, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब ऐसा होता है, और इस पर चार्ज कितना आएगा, +5 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितने प्रोटॉन हो गए, 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। जैसे लिखते हैं इसमें लेटर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब मैंने अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, है ना। तो अल्टीमेटली इस पे चार्ज कितना आएगा, +5e, +5e। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से मैंने 4 निकाले तो +4e, अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2e। क्या ऐसे बोल सकता हूं कि इस पे चार्ज आया होगा +2.5e? क्या वो पॉसिबल है? नहीं। आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, पर आप 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो चार्ज कभी भी एग्जिस्ट करेगा, वो करेगा ±n टाइम्स ऑफ E। क्या एग्जिस्ट करेगा, ±n टाइम्स ऑफ E। देखो E का मल्टीपल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा या दो दिए होंगे या 3 दिए होंगे, पर 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चार्ज 1+1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +2e हो सकता है, -3e हो सकता है। ये सब पॉसिबल चार्ज की वैल्यूज है, लेकिन चार्ज +2e/3, 4e/9, 5e/6 पॉसिबल ही नहीं है। ये चार्ज की वैल्यू हो ही नहीं सकती। चार्ज +e+2e -3 ही पॉसिबल है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी, आप ही सॉल्व करना है इसको। मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड, मतलब ये बाहर के कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। इस पे एक ये था और ये 2 बॉडीज थी। इस पे चार्ज था +2 कूलम, इस पे चार्ज था +3 कूलम। कुछ चेंजेस हुए, आइसोलेटेड थी तो बाहर तो एक्सचेंज नहीं कर सकती। अब इस बॉडी पे इस पे चार्ज रह गया +4 कूलम, तो बच्चे वाले पे कितना चार्ज होगा ये आपको कैलकुलेट करना। आपको पता है पहले चार्ज कितना था, 5 कूलम। अब भी कितना होना चाहिए, 5 कूलम। अब है कितना, 4 कूलम प्लस कुछ x मान लेते हैं इसका चार्ज, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 कूलम। यानी इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम। मतलब कहने का मतलब क्या, पहले जितना चार्ज था अभी भी चार्ज उतना ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आइसोलेटेड बॉडी है, बाहर इसने चार्ज ना तो दिया है ना लिया है। तो चार्ज प्रॉपर्टी पड़ी ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो गया कहां, अगर इस पे 3 था, अगर 2 उसने ले लिया तो 1 तो इस पे रहना ही चाहिए। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 1 कूलम। ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। Find total negative charge present in 1000 kg of water। क्वेश्चन है कि 1000 किलो पानी में कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक, अब देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि पानी तो न्यूट्रल होता है, पानी पर तो नेट चार्ज 0 होता है, पर कुछ पॉजिटिव भी होता होगा और कुछ नेगेटिव भी होता होगा। मुझे नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करने को बोल रहा है। नेगेटिव चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा कि पहले मैं ये देख लूं कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास और उनको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो
पानी का वेट कितना पानी है 1000 kg। सबसे पहले इसको ग्राम में चेंज करते हैं, 1000 इंटू 1000, ये कितना आ गया ग्राम। अब ग्राम में आने के बाद इसको मैंने चेंज किया मोल्स में, किसमें मोल्स में, तो ये 10 की पावर 6 अपॉन 18 मोल हो गया। ठीक है, इतने मोल्स हैं। अब आपको पता है एक मोल में Na एटम्स होते हैं, है ना, तो 10 की पावर 6 अपॉन 18 मोल में कितने एटम्स होंगे, 10 की पावर 6 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या इतने ही एटम्स होंगे। अब जब आपने को पता लगे इतने एटम्स हैं, तो अपने को पता है H2O के एक एटम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों, 8 ऑक्सीजन में और 2 हाइड्रोजन में, H2O है ना। तो अगर इतने एटम हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 की पावर 6 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 की पावर 6 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये तो इंटू 10, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.3 इंटू 10 की पावर 10 कूलम। इतना चार्ज इतना नेगेटिव चार्ज किसमें प्रेजेंट होगा, 1000 किलो पानी में। क्या इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर तो क्या होता है न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो बेसिकली अगर देखो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, दो पॉजिटिव चार्ज रखे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। एक पॉजिटिव रखा हो और एक नेगेटिव रखा हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता होगा ना कि इसने कोई चीज जनरेट की जो इसको पकड़ के इसकी साइड खींच रही है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, हवा में कोई चीज होती है, धरती अब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि धरती उस पर एक ऐसा फोर्स लगाती है जिसके कारण वो उधर खींच के आता है। सेम वैसे ही कोई ये चार्ज भी एक ऐसी चीज जनरेट करता होगा, बाद में उस चीज को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से जानेंगे, जिसके कारण ये इस पे इधर आता होगा। तो दो चार्ज जब रखे होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स। अगर मान लो एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू, इसकी वैल्यू प्लस क्यू, तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। ठीक है, ये जो फोर्स हमेशा होता है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज लगता है। किधर लगता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज। और इसकी डायरेक्शन दोनों चार्जेस बिल्कुल उल्टी होती है, इस पे डायरेक्शन इस साइड तो इस पे डायरेक्शन इस साइड। ये जो चार्ज जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्जेस की वैल्यू पे। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके,
होप सो आपको समझ आया होगा। यहां पे जो k है उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं और रखे होंगे तो वो उस स्पेस की जो मीडियम रखे उस स्पेस की परमिटिविटी लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर k की वैल्यू निकालें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके तो वो आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, ओके, कूलम्ब स्क्वायर होता है ये। तो ये अपन ने देख ली k और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये तो कब बात हुई, जब फ्री स्पेस की बात थी। लेकिन इन एनी मीडियम, अगर कोई अदर मीडियम हो तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे जो एप्सिलॉन लिखा है वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है अगर मीडियम एयर हो तो। एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है किन के लिए, कंडक्टिंग मीडियम, जिसमें जो मीडियम कैसा हो, कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं अपन इस पे दो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन kept at a distance of 1 mm। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 mm। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ मीडियम बोला तो वैक्यूम मानेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब बात आती है Q1 Q2। अब क्या आता है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसका स्क्वायर कर दें क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू सेम है। तो Q1 इंटू Q1 कितना हो जाएगा, Q1 स्क्वायर। अपन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 mm, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर। जब आप अपन इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया वो भी एग्जाम्स में। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक 2 kg मास पार्टिकल जिस पे चार्ज था और एक 4 kg इस पे चार्ज था 2 कूलम्ब, इस पे चार्ज था 4 कूलम्ब। इसका मास 4 kg, इसका मास 2 kg, ये ऐसे रखे हुए थे इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग। ओके, कुछ देर बाद पाया गया कि जो 4 kg वाला है ना, सॉरी 4 कूलम्ब वाला, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि उस इंस्टेंट पे इस 2 कूलम्ब वाले चार्ज की इस साइड स्पीड कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बस इसमें इलेक्ट्रो का यही यूज है कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों पे जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम। क्या होगी, बिल्कुल सेम। तो जब दोनों पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम
तो नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम क्या होगा, 0। जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है, एफ नेट क्या होता है, 0। किस पे, सिस्टम पे। तो अपन मैकेनिक्स में याद करो, अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। क्या लगाते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहने चाहिए थे, कांस्टेंट। इनिशियल दोनों का मोमेंटम था 0 क्योंकि दोनों रेस्ट से शुरू होते हैं। फाइनल इसका मोमेंटम हो गया 4 × 10। अगर मान लो अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, उसका कितना हो गया, -2 × x। अगर वेलोसिटी अपन ने मान ली उसी डायरेक्शन में, तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर/सेकंड। ये इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।